हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बायोलॉजी का लेक्चर। हम बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। 12th की बायोलॉजी हम पहले उठा रहे हैं। पहले हम 12th के एक दो चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर हम 11th के चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 12th के चैप्टर पढ़ो क्योंकि 12th में आ चुके हो। 11th वाले अभी अभी आए हो, थोड़ा वेट करो। या बहुत सारे मेरे जैसे नेट यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ो जब तक। फ़िलहाल मैं अभी 12th का पढ़ा रहा हूँ, 12th वाले आके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा देख लो। आपके जो बोर्ड में आता है वो पढ़ा दूँगा मैं, जो नीट में आता है वो भी पढ़ा दूँगा मैं। नीट के हम वो वाले क्वेश्चन भी उठाएंगे जो एम्स में आए हुए हैं। बहुत आसान चैप्टर आज हमने उठाया है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, धीरे धीरे करके हम चलाएंगे और बहुत मज़े में हम समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसे पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने के लिए आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो मैं जो नोट्स लिखवा रहा हूँ आपको, ये बहुत अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ने हैं नोट्स। इनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको शो नहीं हो रहा होगा नोट्स। और हम पढ़ेंगे इसमें एनसीईआरटी। ठीक है, और एनसीईआरटी की मैं डीप लाइनें यहाँ पे पढ़ाऊँगा, और एनसीईआरटी की मार्किंग मैं खुद आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, उसकी कोई चिंता नहीं लेनी। एनसीईआरटी की ये दोनों चीज़ें कर लोगे, नीट में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से है कि एनसीईआरटी कहती है कि हमारे जो अर्थ पे जो है वो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास के जो जीव जंतु यानी कि ऑर्गेनिज्म जो हैं, जिसमें प्लांट्स को भी ले रहे हैं हम और एनिमल्स को भी ले रहे हैं, कि उनका जो लाइफ स्पान है वो भी डिफरेंट है, उनका जो साइज़ है वो भी डिफरेंट है, उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो भी डिफरेंट है। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास आसपास हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट साइज़ है, डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पान है। तो बायोडाइवर्सिटी, तो इसका मतलब तो ये हो गया। तो अब हमें बात आई कि एनसीईआरटी में हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ लेना है कि लाइफ स्पान क्या होता है। तो एनसीईआरटी बोलती है लाइफ स्पान इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ठीक है, तो टाइम लाइफ स्पान क्या है? एक टाइम पीरियड है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। एक टाइम पीरियड है बिटवीन बर्थ और नेचुरल डेथ में। बर्थ, इसका मतलब है, अब तुम अगर दिमाग से सोचो कि हम अगर अपनी बात करें, हम ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमंस जिस दिन हमारा बर्थ हुआ था उस दिन से अब जब हमारी डेथ होगी, अब यहाँ पे डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिमाग से सुनो, नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं। नेचुरल डेथ का मतलब ये है, अब आप देखो डेथ के टाइप क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं न्यूज़ में, आपने देखा होगा कुछ लोग, होता नहीं मतलब हो जाता है, एक घटनाएं होती है कि कोई लोग गाड़ी से ट्रेन के आगे, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, ट्रेन के आगे आ जाते हैं। कुछ लोग कार वार के आगे, ट्रक वगैरह के आगे उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना, नेचुरल तरीके से डेथ हो जाए, यानी वो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जी ले, वो बंदा पूरी ज़िंदगी जी ले, उस बात को हम कहते हैं नेचुरल डेथ। तो
बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम पीरियड जो होता है, उसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है ऑन अर्थ लाइफ स्पान हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशंस। अच्छा, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका लाइफ स्पान सेम नहीं है, सबका लाइफ स्पान डिफरेंट है, जो कि मैंने अभी बताया था बायोडाइवर्सिटी का मतलब में। तो अगर बहुत सारी वेरिएशंस हैं तो इन वेरिएशन का कारण क्या है और इन वेरिएशन किस चीज़ में है? अब एनसीईआरटी कहती है कि जो लाइफ स्पान है क्या वो साइज़ पे डिपेंड करता है? क्या वो साइज़ पे डिपेंड करता है? तो भाई मेरा आंसर है तो नो, साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। लाइफ स्पान इज़ नॉट डिपेंड ऑन साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? अब आप पूछोगे मैंने कैसे बता दिया, तो मैंने ऐसे बता दिया कि जो पैरट होता है और एक क्रो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इन दोनों का जो साइज़ होता है वो लगभग बराबर होता है, इनके साइज़ में फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक तरीके से दिखने में सिमिलर लगते हैं, मतलब साइज़ में सिमिलर लगते हैं, ठीक है, बट इनका जो लाइफ स्पान है पैरट का होता है 140 ईयर्स और क्रो का होता है 15 ईयर्स। अब बताओ, तो एनसीईआरटी कहती है कि लाइफ स्पान इज़ नॉट डिपेंड ऑन साइज़। इसमें एक एग्जांपल ये होता है पैरट और क्रो का, कहते हैं कि हैव सिमिलर साइज बट डिफरेंट लाइफ स्पान। सिमिलर साइज बट हैव डिफरेंट लाइफ स्पान क्या है? वो अलग अलग है इन दोनों का। अब देख सकते हो आप कितना वेरिएशन है यार, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। पैरट इससे 10 गुना ज़्यादा जीता है, तो इसका मतलब इससे बात नहीं। इसका एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया, देखो एग्जांपल नंबर 2। एनसीईआरटी कहती है पीपल एंड बनियन, पीपल और बनियन, सॉरी जाओ एक मिनट, ब्लू पेन से लिखते हैं, बनियन और पीपल। ये जो बनियन होता है और पीपल है, इनका क्या होता है, जीनस सेम होता है, तो इन दोनों को एक ही मान सकते हो आप लोग इन दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। कह रहे बनियन और पीपल, अगर कंपैरिजन करा जाए, कंपैरिजन विद मैंगो ट्री, तो लाइफ स्पान में बहुत फ़र्क है। बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ का आपने सुना होगा, ये हज़ार साल तक जी जाता है, हज़ार साल तक जीने के बाद, तो ये मैंगो ट्री तो इतना नहीं जी पाता ना। तो बनियन ट्री और मैंगो ट्री हैव सिमिलर साइज बट डिफरेंट लाइफ स्पान। तो फिर एक एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि इट्स वेरी फ्रॉम फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इस लाइन को याद कर लो। अभी एनसीईआरटी खोल के दिखाता हूँ मैं कि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है, यहीं बैठे रहना, एक सेकंड में मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास ही एनसीईआरटी रखी है। तो एनसीईआरटी मैंने उठाई, देखो मैं एनसीईआरटी लाया, देखो एनसीईआरटी में भी लिखा है, ऐसी मार्किंग वाली एनसीईआरटी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम लेना। देखो ये लाइफ स्पान की डेफिनेशन दी है,
ये दिया है इट मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज एंड एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स, यानी कि ये कुछ दिनों जितना, यानी कुछ समय से, यानी कुछ डेज से वेरी कर जाता है फ्यू थाउजेंड ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ले लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और क्रो का और पैरट का हैव are not very different yet, but their lifespan show a wide difference. Similarly, as a mango tree has much shorter lifespan as compared to people tree. People और उसको भी लिख सकते हो, फीकस इसका वो होता है जीनस, इसका फीकस होता है जीनस, फीकस जीनस होता है इसका, ठीक है। तो एनसीईआरटी को हमने साइड रख दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या करा है, कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन हमको बताए हैं, ठीक है, हमको बताए हैं। तो पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी में वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक दिया है एलिफेंट, हमें एक दिया है एलिफेंट दिया है। एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है 90 ईयर्स। उसके बाद हमें एक रोज़ प्लांट दिया है, रोज़ प्लांट का होता है 5 से 7 ईयर्स, 5 से 7 ईयर्स। और एक डॉग दिया है हमें, एग्जाम्पल्स हैं, ये डॉग दिया है, डॉग का होता है 15 to 20 ईयर्स। एक हमें बटरफ्लाई दिया है, बटरफ्लाई का दिया है 1 to 2 वीक। एक क्रो दिया है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है 15 ईयर्स। फिर हमें दिया है बनाना ट्री, बनाना ट्री 20 ईयर्स। फिर हमें एक दिया है काऊ, काऊ का होता है 25 to 30 ईयर्स। फिर हमें एक पैरट दिया है 140 ईयर्स। अभी ये सारे याद नहीं करें, मैं आपको बताऊंगा कौन से याद करने हैं, वही वाले याद करना, ये मैं बता रहा हूँ। 60 ईयर्स। हॉर्स दिया है, फ्रूट फ्लाई दिया है, और राइस प्लांट दिया है, और हमें दिया है टॉर्टोइज, और दिया है बनियन ट्री। हॉर्स हमारा आ जाता है 62 ईयर्स में। फ्रूट फ्लाई आ जाती है 3 to 4 वीक। फिर हमारे पास राइस प्लांट है, 3 से 4 महीने आते हैं इसके, 3 से 4 मंथ, 50 ईयर्स। और बनियन ट्री का हम 1000 ईयर्स भी लिख सकते हो। अब मैं बताता हूँ इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है। देखो, एक तो आपको करना है क्रो वाला, एक तो आपको क्रो वाला करना है, एक आप क्रो वाला याद करना। क्रो वाले के बाद आप एक पैरट वाला याद करना। ये तो मस्ट है, करने ही करने हैं, पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है इससे। और आपको पढ़ना है एक क्रोकोडाइल का, और आपको पढ़ना है एक टॉर्टाइज का, टोटोइज भी पढ़ लेना। और हमारे पास एक बटरफ्लाई भी पढ़ लेना यार। वैसे मैं तो कहूँगा आप सारे याद करो, लेकिन फिर भी ये वाले तो ज़रूर याद होने चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब मैं आपको एनसीईआरटी दिखाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी देखो, फिर और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में दिखा रहा हूँ, यहीं पे रखिए, देखो दिखा, कुछ चमका, चमका तो बताओ। एलिफेंट है, एलिफेंट का 90 ईयर्स। रोज़ प्लांट 5 to 7 ईयर्स मैंने लिख रखे हैं। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का एनसीईआरटी ने खुद लिख के दिया है, क्रो का खुद लिख के दिया है, पैरट का खुद लिख के दिया है, क्रोकोडाइल का भी खुद लिख के दिया है, और टॉर्टोइज का। अगर आप इनको याद करते हो तो इन्हीं में से आएगा। एनसीईआरटी कभी ब्लैंक स्पेस वाले का नहीं पूछेगी,
तो इसलिए आपको इन दो, 1, 1, 2, 3, 4 और 5 इनके याद रखने हैं। फालतू इतने ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद कर लेना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th में आ गए हो यार, इतना तो याद करना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने इतना पढ़ा, ठीक है, अब हमने इतनी चीज़ हमने पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, पढ़ लिया है। अब हमने सोचा कि यार अगर लाइफ स्पान साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, बट ये लाइफ स्पान डिपेंड किस पे करता है, लाइफ स्पान डिपेंड किस पे करता है। तो फिर अगर मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो मैं उस हिसाब से बताऊँ अगर आपको, तो ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन से डिपेंड करता है, इवोल्यूशन में डिपेंड करता है। अब इवोल्यूशन का क्या मतलब है, अब देखो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में दे रखा है, अब क्या बताऊँ। इवोल्यूशन जो है, देखो सुन लो, चलो बोल दिया है तो मैं बताऊँगा ज़रूर इवोल्यूशन क्या है। अब देखो, अब हमारे पास कुछ समय आया अर्थ पे, एक समय था जब इनिशियल टाइम था अर्थ पे, इनिशियल टाइम ऑन अर्थ। इस टाइम पे क्या था, अनफेवरेबल कंडीशंस थी, अनफेवरेबल कंडीशन थी। फिर लेटर कुछ समय बाद कुछ टाइम आया अर्थ पे, तो उसमें क्या है, कुछ फेवरेबल कंडीशन आ गई, कुछ फेवरेबल कंडीशंस आ गई। तो इसमें क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे इवॉल्व करे उसकी बात करते हैं। अब जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करे इनिशियल टाइम में, कैसे करे, तो इनका जो लाइफ स्पान था, यहाँ पे जो लाइफ स्पान था वो क्या था, लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, बहुत ज़्यादा छोटा था, और जो नंबर ऑफ प्रोजेनी थी इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी, नंबर ऑफ प्रोजेनी हाई थी, देखो लिखता हूँ, नंबर ऑफ प्रोजेनी हाई थी, एंड नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन भी हाई था। और अगर यहाँ की बात करें, जब कुछ लेटर टाइम आया तब क्या हुआ, तो देख सकते हो लाइफ स्पान क्या आया हुआ हमारा, लाइफ स्पान ज़्यादा बड़ा हो गया है, लाइफ स्पान मोर हो गया, मतलब बड़ा हो गया, अब उतना छोटा नहीं रहा लाइफ स्पान, अब ज़्यादा समय तक जीने लग गए। और नंबर ऑफ प्रोजेनी लेस हो गई, नंबर ऑफ प्रोजेनी लेस हो गई, और नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल, नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गए, मोर हो गए, यानी कि नंबर रिप्रोडक्शन ज़्यादा बार करेगा लेकिन जो प्रोजेनी आएगी वो कम आएगी। यानी जैसे पहले क्या होता था, पहले के जैसे ये इनिशियल टाइम था अर्थ पे, अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो प्रोजेनी का नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा था, और आज की डेट में मतलब कुछ समय बाद जो आया, जो नंबर आया वो बहुत कम था। अब कम इसलिए था कि, लेकिन जो यहाँ पे ज़्यादा था ना, इसमें 100% सर्वाइव नहीं करते थे, इसमें बहुत सारे में, यानी मान लो 100 ऑफस्प्रिंग्स आई, तो 100 ऑफस्प्रिंग्स में से सिर्फ 1 या 2 ही आगे बढ़ती थी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती थी। वहीं अगर हम बात करें लेटर टाइम की, उसमें कम थी लेकिन 100% या 95% आगे निकल जाती थी, आगे मतलब जीती थी, ज़िंदगी जीती थी अपनी, यानी उनका भी लाइफ स्पान होता था, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली। तो हमने फिर कंक्लूज़न निकाला कि जो एनसीईआरटी है, जो हमारी मेन बुक है एनसीईआरटी, वो कहती है कि लाइफ स्पान ऑन अर्थ, लाइफ स्पान इज़ डिफरेंट, ठीक है। फिर कहते हैं ऑर्गेनिज्म, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइफ स्पान का उनको कुछ ना कुछ है,
कुछ ना कुछ लाइफ स्पान तो है लेकिन डिफरेंट है, तो हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म विच टेक बर्थ, उसका क्या होगा, नेचुरल डेथ हो जाएगी। अब ऑर्गेनिज्म क्या है, अगर वो बर्थ लेगा तो उसकी नेचुरल डेथ हो जाएगी। अगर नेचुरल डेथ होगी तो इसका मतलब क्या है, नो ऑर्गेनिज्म इज़ इमॉर्टल, कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। अगर ऐसा कहते हैं तो इमॉर्टल का सबसे पहले आप लोग मतलब पूछते हो, तो इमॉर्टल का मतलब समझ लो। इमॉर्टल का मतलब होता है कि कभी ना मरने वाला। जैसे हम कहते थे ना बचपन में, हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम बचपन में पढ़ा करते थे, तो उसमें कहते थे कभी ना मरने वाला अमर, ठीक है। तो उसी तरीके से इमॉर्टल का मतलब अमर होता है एक तरीके से, मतलब जो कोई कभी ना मरे। तो फिर हमने कहा ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब नो ऑर्गेनिज्म इज़ इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच इज़ इमॉर्टल। यानी कि हमने कह दिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल है। तो हमने कहा भाई इसे बताओ कैसे। तो हमने इसको बाद में एक बात कही, हमने कहा इसके बारे में कि कैसे हो सकता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है। तो हमने कहा अगर हम क्या करते हैं, सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हमने कुछ प्रोवाइड कराया यानी फूड प्रोवाइड कराया, तो क्या करते हैं ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करने लग जाते हैं। तो जब ये डिवाइड करते हैं ना, तो इनके लिए एक बात आ जाती है, ये डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो एक हमारे पास है, तो ये क्या करेगा, अगर हमने इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाई, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है फूड प्रोवाइड कराना, क्योंकि इनके लिए यही चीज़ है। हमारा जो हुआ है वो किस चीज़ के लिए हुआ है, रिप्रोडक्शन करने के लिए और इवॉल्व करने के लिए, इसीलिए। तो हमने कहा अगर हम इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं तो ये क्या करता है, ये डिवाइड कर लेता है, ये दो में टूट जाता है, डिवाइड इंटू टू अच्छा, अगर ऐसी बात कर दी तो हमने कहा अगर हम, ये तो हमने यहाँ पे कह दिया, बट इवन इफ प्रोवाइडेड फेवरेबल कंडीशन टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो क्या होगा, हमारे साथ नेचुरल डेथ हो जाएगी, कुछ समय बाद नेचुरल डेथ हो जाएगी। कुछ समय तक हम जिएंगे और जो हमारा जीने का जो मैक्सिमम समय है उसके बाद हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी डेथ हो जाएगी तो हम तो इमॉर्टल नहीं हुए ना, हम तो अमर नहीं हुए। तो ये क्या हुआ, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि देखो ये डिवाइड करने लग जाएगा, अब डिवाइड करने के बाद ये तो दो अलग बन गए, अब दो अलग बनने के बाद ये भी, इनको भी फेवरेबल कंडीशन दोगे तो ये भी दो में, ये भी दो में, ये भी दो में, ऐसे चेन बनती चली जाएगी, ठीक है। तो इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं। तो हमने कहा ऑर्गेनिज्म हैव सम लाइफ स्पान, ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई लाइफ स्पान है, एंड डेथ जो है वो सर्टेन है, डेथ इज सर्टेन, एंड कंटिन्यूटी मेंटेन बाय रिप्रोडक्शन। कंटिन्यूटी जो है वो रिप्रोडक्शन के साथ मेंटेन करी जाती है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने का क्या मतलब है कि भाई
हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो अर्थ पे बनी रहें, हमारी जो स्पीशीज़ हैं अर्थ पे बनी रहें। अभी आपने देखा था कि कुछ समय पहले टाइगर्स की जो स्पीशीज़ थी वो ख़त्म होती जा रही थी, तो क्या करा था, एक जगह पे सारे टाइगर या टाइगर्स जो भी हैं उन सबको लाके एक ही जगह रख दिया गया था, जिससे कि उनमें जो रिप्रोडक्शन वाली जो बातें हैं वो मतलब उनके ऑस्प्रिंग और ज़्यादा फैले, जिससे कि उनके जो बहुत ज़्यादा जो ख़त्म होते जा रहे हैं वो एकदम से बैलेंस हो पाए। तो स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए और स्पीशीज़ के इवॉल्व होने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन की बात करी तो यार इसको एनसीईआरटी ने डिफ़ाइन करा है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो क्या रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ड्यू टू प्रोड्यूस offspring of its own kind। उसके खुद की टाइप की वो ऑफस्प्रिंग बना सकता है, खुद के टाइप की क्या बना सकता है, ऑफस्प्रिंग बना सकता है। तो ठीक है, ऑफस्प्रिंग बना रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसमें बात क्या आई कि जो ये रिप्रोडक्शन है, एक तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस आई, इस डेफिनेशन को आप याद कर लेना, ऑफ इट्स ओन काइंड, ओन काइंड की। अब क्या बात आई कि जो रिप्रोडक्शन है ये दो पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आया। रिप्रोडक्शन ने दो पर्पस सॉल्व कर दिए, उसमें दो पर्पस क्या करें, सॉल्व कर दिए। कैसे सॉल्व करें, क्या क्या सॉल्व थे, क्या क्या चीज़ें सॉल्व करी। पहली आई, एक तो कंटिन्यूटी मेंटेन करी, कंटिन्यूटी मेंटेन करी, ठीक है। दूसरा करा वेरिएशन लाई, आपको पता ना वेरिएशन आती है, हाँ वो बात ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही बिल्कुल ही ना के बराबर वेरिएशन आती है, ठीक है, लेकिन ये दोनों बातें इसने सॉल्व करी। सेक्सुअल में तो आती है ना, वो भी तो रिप्रोडक्शन में आता है, तो ये बात समझो, ठीक है। तो फिर एनसीईआरटी एक लाइन लिख देती है कि ऑल या फिर एवरी ऑर्गेनिज्म फॉलो अ साइकिल। साइकिल क्या है, देखो साइकिल ये कहती है पहले बर्थ होती है ऑर्गेनिज्म की, फिर वो ग्रो करता है, ग्रोथ होती है, उसके बाद उसकी रिप्रोडक्शन होता है, वो रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी पहले बर्थ होती है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन करता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक साइकिल है जो हर ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक बात और देखो, ये बात आपने समझ ली, बहुत बढ़िया। अब हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हैबिटाट एंड डिफरेंट फिजियोलॉजी है, डिफरेंट फिजियोलॉजी है। इससे क्या होता है, डिफरेंट हैबिटाट है, डिफरेंट फिजियोलॉजी है। तो इनसे क्या है, देखो जो ये रिप्रोडक्शन यानी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनके पास है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दे हैव, इन्हीं के बेस पे होती है, डिपेंड करती है इनके ऊपर, डिपेंड ऑन हैबिटाट एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी और हैबिटाट पे डिपेंड करती है। तो अब हम पढ़ेंगे टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो नया पड़ाव शुरू हो चुका है चैप्टर का, बहुत मज़े में पढ़ेंगे, आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारे पास कि जो अब हमारे पास टू टाइप की रिप्रोडक्शन है, टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहली आ जाती है एसेक्सुअल,
सेकंड आ जाती है सेक्सुअल। क्लास के एंड में ना मैं क्या करूँगा, पूरी क्लास का 2 मिनट के अंदर रैप अप करवा दूँगा बढ़िया तरीके से, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये समय लेगी, ये कल का समय भी इसी के ऊपर जाएगा पूरा। तो इसके बारे में ना एनसीईआरटी ने ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं, एनसीईआरटी कहती है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। एक तो सिंगल पेरेंट आता है, अब सिंगल पेरेंट आता है, ठीक है। अब हमने कहा कि सिंगल पेरेंट तो आता है, वही लेस कॉम्प्लेक्स है, लेस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लेस कॉम्प्लेक्स है, अच्छा। और लेस कॉम्प्लेक्स, और ये फास्ट प्रोसेस भी कह सकते हो, इसे फास्ट भी है। तो लेस कॉम्प्लेक्स कैसे है, तो हमने एनसीईआरटी बताती है लेस कॉम्प्लेक्स ऐसे है कि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो वो एम्ब्रियो में नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं होगा तो एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट होती है, वो जो मोरुला बनता है हमारे ह्यूमंस में, गैस्ट्रुला बनता है, वो सब नहीं बनेगा, तो नो एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बात आ गई अपने पास। ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन एंड नो एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस लिख लो। तो लेस कॉम्प्लेक्स तो ये ऐसे है। फिर बात करी हमने गैमेट फॉर्मेशन। क्या चीज़, गैमेट फॉर्मेशन। अब भाई हमने ये तो बता दिया कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ये भी बता देते हैं कि भाई गैमेट फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी, गैमेट फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। तो एनसीईआरटी कहती है गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट बी अगर। तो ये कहती है कि गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब भाई हमने कहा यार इन्होंने तो हमें कन्फ्यूज़न में डाल दिया। तो एनसीईआरटी कहती है कि कब होती है, वैसे तो नहीं होती, और कब होती है ये बता दिया कब होती है। तो ये होती है पार्थेनोजेनेसिस, इन पार्थेनोजेनेसिस गैमेट फॉर्मेशन। अगर पार्थेनोजेनेसिस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, गैमेट फॉर्मेशन अगर। ठीक है, ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरीके का, एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सॉरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सॉरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। वेरी वेरी सॉरी, कंफ्यूजन ना करना बस। ठीक है, फिर हमने एक और एनसीईआरटी पॉइंट बताती है कि वेरिएशन नहीं आती है इसमें, वेरिएशन नॉट प्रोड्यूस। तो वेरिएशन तो आएगी नहीं इसमें। ठीक है, अब वेरिएशन नहीं आ रही है तो एक बात आ जाती है, क्या आती है देखो, वेरिएशन नॉट प्रोड्यूस। ये तो हमने बात लिख दी पहले, इसमें क्या नया करा, अभी देखो क्या लिखता हूँ। देन जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो गई, जिसको हम कह देंगे क्लोन, जिसको हम कह देंगे क्लोन। तो क्लोन के ऊपर एनसीईआरटी ने 2 पॉइंट लिखे हैं, उन 2 पॉइंट को समझो क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी कहती है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स नोन एज क्लोन। ठीक है, सिमिलर हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, और एक बात कहती है जो डिवीज़न इन्वॉल्व होती है, डिवीज़न इन्वॉल्व
इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज माइटोसिस। यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होती है। और हाँ, एक बात और याद कर लेना, इसमें जो पार्थिनोजेनेसिस है वो हनी बी में होती है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो लंबी होती जा रही है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आप भी इतने को रिवाइज करो, मैं 2 मिनट में रैप अप करवा देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में हमने लाइफ स्पान पढ़ा था। लाइफ स्पान हमें बताया था बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन है, साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। पैराडोक्टो का एग्जांपल दिया था। फिर हमने कहा था फ्यू डेज से थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक ये वेरी करता है। फिर हमने कुछ जो एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं उनके बारे में बताया था, कितने कितने उनके मतलब लाइफ स्पान्स हैं। फिर हमने इसको इवोल्यूशन से रिलेट करा था। इवोल्यूशन रिलेट करने के बाद हमने क्या कहा था कि लाइफ स्पान इज़ डिफरेंट ऑन अर्थ, ठीक है। फिर हमने कहा था जो भी ऑर्गेनिज्म जो बर्थ लेता है उसकी नेचुरल डेथ होती है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। हमने कहा था एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि इमॉर्टल है। तो यहाँ पे हमने बेसिक्स की बात थी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल, बस। उसके बाद हमने कहा कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन दो, कैसे। एक्सप्लेनेशन हमने दिया कि अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड या फिर फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं तो वो डिवाइड करने लग जाता है। तो डिवाइड करेगा तो वो मरता तो नहीं है ना, डेथ नहीं होती है उसकी, डेथ नहीं होती है, तो फिर आ जाता है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कराते हैं फूड तो वो नेचुरल डेथ हो जाती है उसके कुछ समय बाद। तो ऑर्गेनिज्म हैव सम लाइफ स्पान, यानी ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ लाइफ स्पान तो है, और डेथ क्या है, सर्टेन है। एंड कंटिन्यूटी मेंटेन बाय रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई हमने, इसके 2 पर्पस बताए जो इसने सॉल्व करते हैं। जो हमने एक साइकिल सी बताई थी वो मैं भी आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, रुक जाओ जरा ये रैप अप कर दूँ। जो ऑर्गेनिज्म है इनके जो अलग अलग हैबिटेट और अलग अलग फिजियोलॉजी होती है वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, ये हमने बताया। इसके बाद हमने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन थोड़ा सा समझाया आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा समझा दिया कि सिंगल पेरेंट होता है। कुछ पॉइंट्स बताए हम लोगों ने, पार्थिनोजेनेसिस में गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है, वेरिएशन बताया, क्लोन बताया, और एक क्लोन जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है ऑफस्प्रिंग से, ये बताया। और कुछ डिवीज़न इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये बताया। तो ठीक है, अब मैं ज़रा एनसीईआरटी को 1 मिनट के अंदर बता दूँ तुम सबको। यहाँ तक बता दिया था, यहाँ की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन डिफाइंड है, रिप्रोडक्शन की टाइम ये वो आ गई जो मैंने कहा था, ईच ऑर्गेनिज्म फॉलो दिस साइकिल। फिर ये कंटिन्यूटी मेंटेन वाला, फिर ये सब वही है, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ तक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये चीज़ मत पढ़ना अभी, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये मत पढ़ना, ये एंड में मैं सबके साथ मिक्सअप करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो, इसके बाद मैं अगली पेज अभी आया नहीं है, आप पढ़ो, यहाँ तक पढ़ना, यहाँ तक पढ़ना बहुत अच्छे से, फिर मैं कल आपको समझाऊंगा ये पूरा कुछ। चलो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है इस पूरे लेक्चर में, किसी में भी अगर मैंने गलती कर दी हो तो भाई मुझे याद दिलाने के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपने ये गलती करी है, आपको ये गलती सुधारो, तो मैं बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स दूंगा और सुधारूंगा भी, ठीक है। तो गलती सबसे होती है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और पढ़ाई करते रहो।